ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नहार। चलिए शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। तो सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी यहां पर देखिए तो तेजी के साथ शुरुआत हुई थी और बाकायदा आप देखिए तो 33 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी। नास्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स, यहाँ पर भी आपको खास ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर्स की बात की जाए तो हरे निशान में है, 34 अंकों की बढ़त है डाउ फ्यूचर्स में। नास्डैक फ्यूचर्स में है 25 अंकों की बढ़त। स्पॉट यानी कल जब देर रात को भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे के आसपास जब भारतीय ये यूएस मार्केट्स बंद हुए थे तब का एक्शन अगर आप देखें तो गिरावट ही नजर आएगी। डाउ जोन्स हो, नास्डैक हो, S&P 500 तीनों के तीनों लाल निशान में। लेकिन चिंता का कारण है नास्डैक, यहाँ पर देखिए 120 अंकों का दबाव देखने को मिला। हालांकि उसके मुकाबले डाउ जोन्स जो कि एक ब्रॉडर मार्केट का सूचकांक है, यहाँ पर ज़्यादा दबाव नहीं, केवल 45 अंकों की हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज इक्विटी से ज़्यादा बाजार की पूरी जो फोकस है वो कमोडिटी पैक पर देखने को मिलेगी। कल जिस प्रकार से ओपेक की तरफ से सप्लाई बढ़ाने की बात की गई थी, कच्चे तेल में एकाएक 5% की बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सिर्फ कच्चा ही तेल नहीं है अरमान, आप देखिए कि कॉपर में आपको गिरावट देखने को मिली है, एल्यूमिनियम में गिरावट देखने को मिली है, कॉटन की कीमतें घटी हैं। साथ में अगर आप देखें तो सिर्फ एक कॉफ़ी ऐसा पैक था जहाँ पर थोड़े बहुत आपको खरीदारी और थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली। बाकायदा सभी जो कमोडिटी है इनमें गिरावट रही। और दुनिया भर की अभी फिलहाल की जो चिंता है कमोडिटी के से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है उसके फ्रंट पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी राहत आपको देखने को मिली है। शायद इसी के चलते आप देखें कि भारतीय अनुसार जो क्रूड की गिरावट है इसको रिजॉइस कर रहे हो, 40 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। लेकिन संकेत अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है तो मूव्स भी आपको काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिलेंगे। ऐसे में दोनों तरफ के जो ट्रेड्स हैं वो हमारी लिस्ट में आज शामिल होंगे। वरुण, माफ़ कीजिएगा अरमान, आप सबसे पहले बताइए आज का कैश वाला स्टॉक। देखिए, कैश का स्टॉक में मैंने लिया है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। और उसका लेने का रीज़न ये है क्योंकि आपको मालूम हुआ कैंस टेक्नोलॉजी की जो है लिस्टिंग होने वाली है और इनको काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ, लगभग 34 गुना जो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा। तो हो सकता है कि शायद इनकी लिस्टिंग अच्छी हो। तो अगर इसकी लिस्टिंग अच्छी हो तो क्योंकि जो इसका ये क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है, आप पी के हिसाब से देख लीजिए, बाकी पैरामीटर्स पर देख लीजिए, तो हो सकता है यहाँ पर जो अगर बढ़िया रिस्पॉन्स मिले तो आपको यहाँ पर भी आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मेरा टारगेट होगा 307 का और स्टॉप लॉस रखना है आपको 297 का। कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है लिंकन फार्मा। और बहुत लंबे अरसे के बाद ये स्टॉक मेरी लिस्ट में शामिल रहा है। अब दरअसल प्योरली टेक्निकल बेसिस पर इस स्टॉक को मैंने चुना है। सबसे पहली बात बता दूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। तो आज अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़े से जो जोखिम लेने वाले ट्रेडर्स हैं वो ये स्टॉक के अंदर हाथ डाल के चल सकते हैं। बाकी सब अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रिजॉइस करेंगे। 322 के आसपास की क्लोजिंग। और इसको चुनने का कारण ये कि 14 जनवरी यानी आप ये समझ लीजिए कि इस साल की शुरुआत से लेके अब तक की हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था। कल 18 रुपये ऊपर 322 के स्तर पर यानी करीब 5.5-6% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। और जिस मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, मैं नहीं मान रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी जल्दी ये स्टॉक रुकेगा। हो सकता है कि इस पास थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, 1-2 दिन रुक जाए, टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले, लेकिन ग्रेजुअल अप मूव आपको देखने को मिले। और अगर आप समझ लीजिए कि 14 जनवरी से अब तक साल की शुरुआत से ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को मिले तो श्योर है कि इसमें कुछ फंड्स का भी योगदान आपको देखने को मिल सकता है। तो 335 रुपये का टारगेट है, 317 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए कुछ दिन पहले भी जब क्रूड में गिरावट आई थी तभी भी मैंने आपको ONGC बताया था, लेकिन कल ONGC एक ही दिन के अंदर 5% टूट चुका है। अब आज भी देखिए क्रूड के फ्रंट पर काफ़ी हलचल देखने को मिली और इनफैक्ट आज खबरों का है अभाव और ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो क्रूड के रिलेटेड आपको रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। ONGC भी आपको शुरुआत में गिरावट दिखा सकता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि ये बस थियोरेटिकल ट्रेड है। इसको असल में ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अगर ONGC आज क्रूड के दम पर गिरना है तो हो सकता है कि वो प्री ओपन में ही फैक्टर इन हो जाए और आपको फिर मौका देखने को ना मिले। ऐसे में सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड करके देखेंगे कि दिन के दौरान कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। 136.70 की आसपास की क्लोजिंग चल रही है। आप क्या कीजिए, 133 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर दिसंबर फ्यूचर में बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पर प्री ओपन में ये चीज़ फैक्टर इन ना हो। अगर 133 के आसपास ही खुल गया तो फिर कुछ हो नहीं सकता। आप सिर्फ देखकर इसको एंजॉय करेंगे। 138 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बड़ी जो 5% की गिरावट आई है इसका असर आपको ONGC दिसंबर के फ्यूचर्स में देखने को मिलेगा।
देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको फ्यूचर्स में अगर आप स्टॉक लेना है तो जैसा कि आशीष ने पहले भी बताया कि क्रूड पे आपका फोकस रखना है। तो क्रूड पे अगर गिरावट है, आपको पहले भी अगर आपने देखा होगा कि जब भी क्रूड में अगर अच्छी बढ़त आती है तो आपको पेंट कंपनियां उसमें लगातार गिरावट आती हुई दिखती है। अभी अगर आप देखेंगे ओवरऑल मेरे लिए अगर फ्यूचर्स में आपको करना है तो आपको दिसंबर का फ्यूचर्स एशियन पेंट्स जो है वो बाय करना है और लगभग आपको टारगेट रखना है 3172 का और स्टॉप लॉस रखना है 3090 का। अब देखिए एक पेंट सेक्टर के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं कि जिसमें 55% अगर आप जो इनका देखेंगे, अगर आप जो टोटल जो रॉ मटेरियल है जो पेंट कंपनीज के लिए वो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स का होता है, या फिर अगर आप मैं आपको ये बोलूं कि अगर जो इनका ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसका लगभग 30 से 35% सिर्फ क्रूड डेरिवेटिव का है। तो इस हिसाब से अगर क्रूड में गिरावट आती है, और अगर आप देखेंगे हाल ही में अगर जब रिजल्ट्स आए थे तो सारी कंपनियों ने ये कहा था कि क्योंकि जो भाव बढ़े थे, क्योंकि कच्चे दाम के भाव बढ़े हुए थे तो वो पास ऑन नहीं कर पा रहे थे, और इसके साथ साथ उन्होंने आउटलुक तो अच्छा दिया ही है, पर अगर ये गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली इन कंपनीज को, पेंट कंपनीज को बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। इसलिए आपको फ्यूचर्स में एशियन पेंट्स बाय करना है। उसी के साथ साथ अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस पे अगर आप बात करें तो आपको चीन में जो दिक्कतें चल रही हैं वो तो पता ही है आपको, अभी लगातार अब वो दिक्कतें और गहराती जा रही हैं। तो एक कंपनी है टाटा मोटर्स, जिसका आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, वो भी दिसंबर का, जो 420 का आपको मिलेगा पुट ऑप्शन, वो है 14 रुपए के आसपास का। इसमें आपको टारगेट रखना है 25 रुपए का, वहीं स्टॉप लॉस रखना है 10 रुपए का। आपको ऑब्वियसली जो चीन में इनका एक्सपोजर तो है ही सही, जेएलआर से अच्छा खासा कंसिडरेबल रेवेन्यू इनका जो है वो चीन से आता है। तो अगर चीन में वहां पर दिक्कतें चल रही है, ऑलरेडी हम ये चीज तो चली रही है कि टाटा मोटर्स कब से लगातार आपको प्रॉमिस करता हुआ जा रहा है, पर वो डिलीवर पता नहीं कब हो रहा है। तो ऑब्वियसली इन सब चीजों के इंपैक्ट के कारण और ये वाली न्यूज फ्लो के कारण आपको यहां पर दिक्कत आती हुई दिख सकती है। दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स पुट ऑप्शन खरीद के चलेंगे। अच्छा, ऑप्शन के माध्यम से मैं भी एक पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ, एम्फेसिस। यहाँ पर दिसंबर का 1900 रुपये का जो पुट ऑप्शन है आपको खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार लोअर लोज के फॉर्मेशन देखने को मिले। अगर आप लंबी अवधि के चार्ट को देखें, खास बात है कि जिस प्रकार से स्ट्रक्चर इसने बनाया, अब यह एक तरफा तेजी के बाद 1.5 साल के नीचे स्तर पर आ गया, तो इस स्टॉक के अंदर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हावी होती नजर आएगी। लेकिन क्योंकि अब ऑप्शन नज़दीक आ गई है, बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं नवंबर के जो एक्सपायरी है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को डिसेबल कर देंगे, या फिर अगर आप खरीद भी पाएंगे तो तगड़ा मार्जिन देना पड़ेगा। तो इसके अच्छा आप ये है कि आप दिसंबर के जो 1900 रुपये के पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये भी है कि स्टॉक इतना लिक्विड नहीं है, खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑप्शन में इतना लिक्विड नहीं है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो पहले ऑप्शन की वैल्यू ज़रूर कैलकुलेट करेगा, फिर ही आपको इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर एल्गोज जो है मिसप्राइसिंग का बेनिफिट उठाएं। तो पहले आप ऑप्शन की प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, फिर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। 1900 रुपये की जो पुट ऑप्शन है, मैं आपको क्लोजिंग के लिहाज से बता रहा हूँ, जो कैलकुलेट मैंने की है इसके हिसाब से यहाँ पर आराम से आपको 10 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। वैसे भी नास्डेक कल 1% फिसला है तो गिरावट देखने को मिलेगी। 61 की कल की क्लोजिंग है, 50 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस, और 70 से लेकर 83 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट 70 का है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट करके चल सकते हैं। तो चलिए, ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी होगी वो है टेक्नो और फंडा पिक। देखिए टेक्नो पिक के मैंने हिसाब से क्योंकि कैमलिन चुना है, और इसका एक रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे कल की गिरावट में स्टॉक फिर तो बड़ा तो था ही सही, पर फिर भी जो ऊपरी इस तरह से जो प्रॉफिट बिकवाली आई थी वहां से थोड़ा सा नीचे आया था, पर फिर भी बढ़िया पॉजिटिव बन हुआ। तो आज अगर मार्केट सेंटीमेंट बढ़िया है तो ऑब्वियसली यहां पर आपको बढ़िया अपट्रेंड दिख सकता है, तो इसलिए आपको इसको बाय करना है। टारगेट रखना होगा आपको 88 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 84 का। 84 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर 88 रुपये के लक्ष्य ले कोकोयू कैमलिन यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है SKF इंडिया, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और स्टॉक में देखिए तर्क बहुत सिंपल है। काफ़ी बार शो के दौरान आपको पता है कि कोई भी स्टॉक अगर डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आपको दे दे तो ऐसे स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपको रिएक्शन ना दे, लेकिन देर सवेर यहाँ पर बड़ी तेज़ी ज़रूर आती है। तो आप यहाँ पर SKF इंडिया का चार्ट देखेंगे तो बहुत बढ़िया, इनफैक्ट जिस एंगल से लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, लग नहीं रहा कि रुकने वाला है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और कंफर्ट इतनी तेज़ी के बाद, इतनी बड़ी बढ़त और ऑल टाइम हाई के बाद भी खरीदारी करने का कंफर्ट आ रहा है, क्योंकि सिर्फ इसका जो एंगल है वो इंडिकेट कर रहा है कि और यहाँ पर बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो 5640 रुपये का टारगेट है SKF इंडिया में, 5000 रुपये का, या फिर आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हैं। बड़ी तेज़ी यहाँ पर नजर आ रही है, SKF इंडिया स्टॉक को जरूर आप अपने रडार पर रखें। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से सरकारी कंपनी मुझे काफ़ी पसंद आ रही है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिलहाल इस स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार का चार्ट का पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है
वो लग रहा है कि कुछ ना कुछ खबरें या फिर डिसइन्वेस्टमेंट की खबरें, सरकार की तरफ से जो कुछ एक्शंस हैं वो दोबारा सुर्खियों में लौटते हुए नजर आएंगे। स्टॉक में अगर आप देखें तो धीरे धीरे खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक कमजोर बाजार में अपने गेंस को गिव अप नहीं कर रहा है, लेकिन तेजी में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है। 6 से 9 महीने का समय बनाइए। मेरा व्यू इंटैक्ट है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 160 के पार जाएगा। वैल्यूएशन तो बहुत ही आकर्षक है स्टॉक के, और वन ऑफ अ काइंड कंपनी अगर आप शिपिंग में देखें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फंडा पिक 160 का टारगेट। देखिए फंडा पिक में मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए 1 साल के लिए अवधि में ओबेरॉय रियल्टी। अब उसके कई सारे रीजंस है, कई सारे। एक तो अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे तो इनका डेट इक्विटी रेशियो कंपैरेटिवली सबसे कम है। उसी के साथ साथ इनका जो 360 वेस्ट का जो वर्ल्डी का प्रोजेक्ट है वहाँ पर इतनी बढ़िया बुकिंग आ रही है, और वो अभी तक 125 जो यूनिट्स है वो अभी भी अनसोल्ड है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे वर्ल्डी में जिस स्पेस में ये आने वाले 2 से 3 साल में वहाँ पर कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं है, तो बढ़िया डिमांड आ रही है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे इनका बोरीवली और गोरेगांव का जो प्रोजेक्ट है वहां पर भी आपको बढ़िया डिमांड आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ओबेरॉय रियल्टी इस स्पेस में आपको 1 साल के लिए बाय करना चाहिए। इसका टारगेट होना चाहिए 1050। ये तो हो गई फंडा पिक। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पिक के ऊपर। इन्वेस्टमेंट पिक के ऊपर एक थोड़ा अच्छा स्टॉक है, और आपको इसमें ध्यान इस हिसाब से रखना है कि इसको आपको गिरावट में थोड़ा और बाय करना है। यह स्टॉक है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जिसमें मैं अवधि आपको ज्यादा दे रहा हूं। उसका रीजन ये है कि अगर आपको देखेंगे Q3 में अगर आप अर्निंग्स कॉल या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे कि जैसा कि हमने कहा था मार्जिन कम आने वाले हैं, Q3 में भी मार्जिन कम आएंगे, पर मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि Q4 से अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। सही FIs तो इसमें स्टेक बढ़ा ही रहे। उसी के साथ साथ इनका एक जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो यूएस का प्रोजेक्ट है, वो आपको FY24 में पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब ये थिन बॉपेट जो फिल्म है उसको बनाने में ये लोवेस्ट कॉस्ट जो है वो बन जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर 18 महीने की अवधि दे रहा हूं मैं उसको, लगभग आपको 2250 के लिए यहाँ पर इसको बाय करना है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन यहाँ पर अरमान की पसंद है। निवेश के लिहाज से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1.5 साल यानी करीब करीब 18 महीने का समय देना है। 2250 रुपए के पार जाएगा। लेकिन खास बात है कि डिविडेंड जिस प्रकार से बड़े बड़े डिविडेंड देती है, अभी शायद अरमान ये 55 रुपए के लिए एक डिविडेंड एडजस्ट हुआ था। 55 रुपीज का डिविडेंड स्टॉक ने दिया था, उसका एडजस्टमेंट आया स्टॉक। अगर आप देखेंगे पिछले 9-10 क्वार्टर में देखेंगे तो लगभग 250 रुपए के आसपास तो ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके हैं। क्या बात है, 1800 रुपए पे चल रहा है, और फिलहाल आप देखिए 250 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दे दिया, तो इस स्टॉक को तो मिस नहीं करना चाहिए। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है, फंडा पिक के लिहाज से आपको बताइए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और निवेश के लिहाज से बता रहा हूँ आपको एजिस लॉजिस्टिक्स। देखिए स्पेस में बहुत कुछ अभी रिफॉर्म्स होना बाकी है। मुझे याद आता है कि मैंने आपको ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स जब बताया था तो 260 के लेवल था। इसके बाद स्टॉक ने एक तरफा तेजी दिखाई और 480 के पार गया। बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली, और सिमिलर कन्वेक्शन है एजिस लॉजिस्टिक्स। ये भी एक समय पे देखें तो बड़ा बजिंग स्टॉक होता था, लेकिन अब बाजार में कहीं ना कहीं खो गया है। चार्ट का स्ट्रक्चर, चार्ट का पैटर्न काफ़ी बढ़िया। देखिए मैं समय थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ 9 से 12 महीने का, लेकिन ये रिव्यू करने का समय है। यहाँ पर मैं टारगेट्स करीब करीब मान रहा हूँ कि 20% तक की जो अपसाइड है आपको देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स में देखें तो ये एकमात्र कंपनी ऐसी है जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इनकी मार्केट में पकड़ काफ़ी अच्छी है, तो 318-320 के आसपास आपको मिल जाएगी। स्टैगर्ड वे में आपको खरीदारी करनी है 385 रुपये के टारगेट के लिए। एक बार इसके नज़दीक आएगा तो दोबारा हम अपने टारगेट प्राइस को रिव्यू करके चलेंगे, लेकिन बड़ी अपसाइड है, इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आप अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो खबरों के दम पर, और खबरों का है आज अभाव। कोई भी बड़ी खबर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक खबरें ढूंढें तो एक भी ऐसा स्टॉक नहीं नजर आएगा जिसके ऊपर आप बैट करके चल सकते हैं कि आज यहाँ पर खबरों के लिहाज से आपको ट्रेड करना पड़े। ईदर वेज, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, कोई भी बड़ी खबर नहीं है। लेकिन कमोडिटी पैक, जैसे कि शो की शुरुआत में हम आप डिस्कस भी कर रहे थे कि वहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, तो क्योंकि आप देखिए कि कच्चे तेल में 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और इनफैक्ट एक जमाना ऐसा था कि इन स्टॉक्स के अंदर बहुत ही परफेक्ट कोरिलेशन होता था, इनवर्स कोरिलेशन होता था। क्रूड गिरता था, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स ये बढ़ते थे, और यहाँ पर वाइस वर्सा रिएक्शन भी देखने को मिलता था। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आज भी यहाँ पर क्योंकि 5% बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, क्रूड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल पिडिलाइट भी करती है, तो कच्चे तेल में जो गिरावट आई है इसका बड़ा फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2710 रुपये के टारगेट के लिए करेंगे खरीदारी, और 2650 यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी ट्रेड बहुत बैलेंस्ड है। खरीदारी करेंगे पिडिलाइट पर। देखिए मैं खबरों के हिसाब से जो स्टॉक बताऊंगा, उसके पहले पॉलीप्लेक्स की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं पढ़ रहा था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसमें निकल के आया था। देखिए अगर आप इसका देखेंगे तो वो बनता है, जो रॉ मटेरियल है वो है रेजिन्स। रेजिन्स बनते हैं इथेलिन और पॉलीप्रोपिलीन से, और उसका जो वो पॉलीप्रोपिलीन और एथिलीन बनते हैं वो है अपना क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस से। तो वहाँ की गिरावट का भी इसको यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों पर मैं स्टॉक ले रहा हूँ ब्लू डार्ट का, और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको, अगर आप ओवरऑल इनका टोटल जो रेवेन्यू हो उसका लगभग 33% जो है वो फ्यूल
कॉस्ट है, तो वही उसी के हिसाब से इनका क्रूड में गिरावट का इनको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। आपको टारगेट रखना है 7300 का और स्टॉप लॉस रखना है 7080 का। तो खबरों के हिसाब से ब्लू डार्ट। चलिए, खबरों के लिए आज से स्टॉक्स तो जान लिए, लेकिन बची है हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माय चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक है रेडिको खैतान। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स बताया था, सिमिलर तरह कुछ बदला नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी जो दिसंबर तिमाही है काफ़ी अच्छी होती है अर्निंग्स के लिहाज से। और खास बात ये भी कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो मांग को लेकर कोई भी कंसर्न नहीं है। एक सप्ताह का समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक वीक का समय आपको यहाँ पर देना है। 1020 रुपये के आसपास मिल रहा है। 1070 रुपये तक के जो टारगेट्स है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रेडिको खैतान तुरंत अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। दूसरा जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पर मैंने चुना है, वो है इंडिको रेमेडीज। ये करती क्या है, क्या करती है, फंडामेंटल्स कैसे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं टेक्निकल्स देखूं तो मुझे बहुत कन्विंसिंग चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। खासतौर पर जब चार्ट पैटर्न्स नेगेट होते हैं, यानी आप देखिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाता है, उसके ऊपर इस स्टॉक ने ऊपर ब्रेकआउट दिया है। और अगर आप इस स्टॉक को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो वीकली चार्ट पर स्विच करें और कैंडल्स की जगह इसका जो लाइन चार्ट है क्लोजिंग वाला, वो अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से एक चैनल फॉर्मेशन था जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग था। तो अब यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे 400 रुपये के लक्ष्य के लिए। 376 की क्लोजिंग है, थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस लगाना होगा 360 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बड़ा हाई कन्विक्शन स्टॉक है, बड़ी तेजी इसमें ऑलरेडी आ चुकी है, वो है IRFC। ये स्टॉक मुझे याद आता है कि 22-23 के आसपास चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 26 रुपये के पार, जो कि इसका IPO प्राइस है, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा। अब खास बात यह है कि इसको दोबारा इसके लिए चुन रहा हूँ क्योंकि कल के सत्र में 2% की तेजी आई, मामूली 2% की तेजी। लेकिन खास बात यह भी है कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर मिल गई, तो स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। समय थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा। आपको लग रहा है कि 28 की क्लोजिंग 32 का टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन 14% के रिटर्न्स हैं यहाँ पर। 3 महीने का समय दीजिए, बढ़िया तेजी आएगी। IRFC मिस नहीं करना है। देखिए, माय चॉइस के हिसाब से मेरे लिए, जैसे आपने बोला कि आपको टेक्निकल चार्ट पर स्विच करना है, तो आपको एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग्स कॉल पर स्विच करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तो ये कंपनी का रिटर्न ऑन असेट्स देखेंगे आप, तो एक तो इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया है ही सही, इनकी जो असेट क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है। उसी के साथ साथ साउथ मार्केट में तो ये लीडर है, और उस सेगमेंट में जहाँ 5 से 15 लाख का होता है। तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन में दे रहा हूँ 1 साल का और टारगेट दे रहा हूँ 375 का। उसी के साथ साथ अब एक रिस्की, थोड़ा आप जो रिस्की अगर इन्वेस्ट ट्रेडिंग करना है आपको, तो उस हिसाब से आपको ज़ोमैटो पर बैट करना है। उसका रीज़न ये है ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि एक तो आपने कल गिरावट आती हुई दिखी, और इनके लिए भी जो क्रूड की गिरावट है, इनके लिए भी वहाँ पर फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको टारगेट रखना होगा 65.5 का और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 63.5 का। और अंत में अगर थर्ड माय चॉइस में देखेंगे तो है बढ़िया कंपनी एमटार टेक्नोलॉजी। इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगती है कि एक तो इसका इनके प्रमोटर्स बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी क्लीन है। उसी के साथ साथ ये जिस सेगमेंट में है, न्यूक्लियर स्पेसेस और ऐसे स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के स्पेस में, जहां पर एंट्री बैरियर बहुत ही ज़्यादा है, तो वहां पर अगर किसी को भी घुसना हो तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो अप्रूवल में ही इतना टाइम लग जाएगा। उसी के साथ साथ इनका जो पहली अगर आप छिमाही देखेंगे, वहां पर इनको 690 करोड़ के आसपास के बड़े ऑर्डर मिलते हुए देखें, और ओवरऑल ऑर्डर बुक देखेंगे तो 1300 की बनते हुए आती है। तो ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, जहां पे अगर आपको लग रहा है कि अगर रेवेन्यू की स्ट्रीम आपको क्लैरिटी दिखे और बढ़िया एंट्री बैरियर हो, तो डेफिनेटली एमटार टेक्नोलॉजी एक स्पेस बनती है जिसमें आपको टारगेट 1800 का रखना है और आपको ड्यूरेशन रखना होगा 1 साल का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स इनकी फोकस लिस्ट होगी तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में लिंकन फार्मा। 14 जनवरी के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे ONGC में। साथ में 1.5 साल की गिरावट यहाँ पर लगातार देखने को मिली। लोअर स्पेस पर चल रहा है एम्फेसिस। यहाँ पर दिसंबर में 1930 रुपये की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है SKF इंडिया में। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और निवेश के लिहाज से खरीदना है एजिस लॉजिस्टिक्स। खबरों का असर देखने को मिलेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। रेडिको खैतान दिसंबर तिमाही काफ़ी बढ़िया होती है, शादी को सीजन चल रहा है, 1070 रुपये का टारगेट है। इंडिको रेमेडीज यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और IRFC 26 के जो IPO प्राइस है इसके पार निकला है। 32 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, SKF इंडिया। डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। 5640 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। देखिए, मेरे रिकैप में आपको सबसे पहले कैश में सिग्मा SGS पे, क्योंकि जो इनका कैंस टेक्नोलॉजी का IPO आ रहा है उसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। फ्यूचर्स में आपको एशियन पेंट्स को आपको बाय करना है, क्योंकि क्रूड की गिरावट का फायदा होता हुआ दिखेगा। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि जो चीन में दिक्कतें चल रही हैं उसके कारण इन पर इंपैक्ट आ सकता है। कोकियो कैमलिन टेक्निकल स्पेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको बाय करना है। वहां पर भी सेम स्पेस है कि कल की गिरावट के बावजूद बढ़िया रिटर्न था उसमें। फंडामेंटल के हिसाब से ओबेरॉय रियल्टी, ये स्पेस काफ़ी बढ़िया है और इनके जो प्रोजेक्ट्स है वो भी बढ़िया है।
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पॉलीप्लेक्स पर ध्यान रखिएगा और ये 18 महीने की अवधि है क्योंकि आपको ओवरऑल यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। खबरों के हिसाब से अगर आप ब्लू डार्ट पर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्रूड की जो गिरावट है वहाँ पर इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। माय चॉइस में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को आपको बाय करना है और उसी के साथ साथ जोमेटो जो रिस्की ट्रेडर्स है उनके लिए यहाँ पर बाय करने की सलाह है और एमटार टेक्नोलॉजी जो इतनी बढ़िया स्पेस में है वहाँ पर आपको बाय करने की सलाह है। और अगर बेस्ट पिक माना जाए तो मेरे हिसाब से होगा ओबेरॉय रियल्टी जिसमें आपको निवेश जरूर करना चाहिए। तो चलिए जो रिकैप है वो भी हमने जान लिया, लेकिन आज बाजार में कैसे बना है रणनीति और खासतौर पर अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेत है म्यूटेड, इक्विटी मार्केट्स में इतनी तेजी लेकिन कमोडिटी मार्केट में काफ़ी बड़ा एक्शन देखने को मिला और इसी को डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अरमान। बहुत ही सुस्त माहौल बना हुआ है इस समय बाजार का, डायरेक्शन की खोज है, थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, पर जैसे आपने कहा अच्छी खबर है कि कमोडिटीज के दाम गिरे हैं, अच्छी खबर है कि कल कच्चे तेल में हमने बड़ी गिरावट है। क्या रहेगा इसका बाजार पर इम्पैक्ट, क्या बनानी है आपको रणनीति, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव में। पहले हेडलाइंस।